लाइव यूपी न्यूज़ 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज राजनीतिक उठापटक से परे हम शिक्षा की गलियारों में आए हैं। शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमारे देश का, हमारे समाज का और हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, ग्रेट टीचर्स एमिनेट फ्रॉम नॉलेज, पैशन एंड कंपैशन। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे ही प्रतिष्ठित शिक्षाविद से मिलवाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, नॉलेजेबल है और बच्चों को नए नए तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते हैं। इनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं। उन कम रिसोर्सेज के बीच इन्होंने एक अपना बहुत ही अच्छा बायोलॉजी का लैब स्टार्ट किया है और बच्चों को प्रोजेक्ट के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से साइंस पढ़ाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इनको पढ़ाते हैं। दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि खुर्शीद अहमद जी जो एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं, इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खुर्शीद अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक नेक कार्य कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, ये गर्व की बात है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि अपने क्षेत्र के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ 22 गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और परिषदीय विद्यालयों के प्रति जो लोगों की धारणा बनी हुई है या बनी थी और वो धारणा टूट रही है। जैसे प्राइवेट स्कूलों से बच्चे यहाँ भी पढ़ाई होकर के यहाँ इस विद्यालय में आ रहे हैं, तो जब बच्चों का हम चेहरा देखते हैं, हम ये जानते हैं कि जो हमारे सामने चटाई बैठा हुआ हमारा सामने छात्र है वो हमारे लिए देवता तुल्य है, हमारे लिए भगवान तुल्य है। तो बच्चों के चेहरों को देख करके उनसे मोटिवेशन पा करके उन बच्चों के लिए कुछ कार्य किया जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है और अपने छोटे छोटे कार्यों से समाज को इसे बदलने की हमेशा चाहत रखता है। तो अपने ही मैं खुशनसीब हूँ, मैं शिक्षक हूँ और ये शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ और तमाम शिक्षकों को मैं कहना चाहूँगा कि सभी शिक्षक में एक पोटेंशियल है, कार्य करने का एक जज्बा है और उस जज्बे का अपना प्रयोग करें, उनके बच्चों में वो रिफ्लेक्शन आवे। बस बच्चों से हम मोटिवेट होते हैं और हमारे बीच में जो ऐसे टीचर्स हैं जिनको हम देखते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, आज के डेट में तो कोई छोटा सा कोई इनोवेशन करता है टीचर, तो सोशल मीडिया द्वारा हम उसको अपने स्कूल में यूज करते हैं, जिससे हमारे गरीब बच्चे जो दूर दराज से गाँव से आते हैं पढ़ने के लिए, उन बच्चों का भविष्य हम लोग कुछ बना पा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने बहुत अच्छी बात कही है खुर्शीद जी और जाहिर सी बात है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप यहाँ के अन्य टीचरों के लिए भी प्रेरणा है। आप उनको अपने कार्य से प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जाहिर सी बात है कि ये गांव का एक छोटा सा स्कूल है और यहाँ पर आप नए नए इनोवेशंस ला रहे हैं, तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, बहुत सारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। आप अपनी स्ट्रगल्स के बारे में कुछ जो आपकी पर्सनल स्ट्रगल्स हैं और जो प्रोफेशनल स्ट्रगल्स हैं, उन दोनों के बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। जी मैम, स्ट्रगल लाइफ में चैलेंजेस बहुत देखने को मिले। मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने जो शिक्षण का जो अपना पेशा रहा वो एक शिक्षा में से मैंने स्टार्ट किया। जब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अभी भी हमारे परिषदीय विद्यालय में हमारे शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, 2006 में मैंने शिक्षा मित्र के रूप में अपना पहला कदम था, यह सोच करके कि हो सकता है ईश्वर एक छोटा सा मुझे अवसर दे करके मेरा इम्तहान ले रहा है, अगर मैं इसको बेहतर से नहीं कर पाया तो मुझे आने वाले समय में मुझे बिग अचीवमेंट्स नहीं मिलेगा। तो यह मान करके कि मुझे एक अवसर मिला है, इस अवसर को बढ़िया से करना होगा। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने जो स्नातक का जो एग्जाम दिया, स्नातक की जो अपनी पढ़ाई किया है, मैं खुद अपने अर्निंग से, अपने खुद कमाई से मैं अपनी पढ़ाई पूरा किया। बाकी का जो हमारा जो क्लास 9th हुआ, 10th हुआ, 11th हुआ, तो घर की स्थिति बहुत ही नाजुक थी, घर की स्थिति बहुत मतलब किसी तरह घर में सपोर्ट नहीं था। तो लेकिन एक था जहन में कि हमको कभी भी बनना है, टीचर बनना है। यानी मैं अपने बारे में बताऊँ, जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे, जब मुझे कोई ड्रामा या प्ले करने का मौका मिलता था तो मुझे वो उस प्ले में टीचिंग का जो रोल होता था मुझे करना बहुत पसंद आता था। तो मेरे ज़हन में शुरू से था कि मुझे टीचर बनना है और मेरे सामने जो चैलेंजेस थे, उन तमाम गरीब बच्चे जो हैं उनके हमको एक उजाले के रूप में लेना, क्योंकि मेरा नाम खुर्शीद अहमद है, मेरे नाम का मतलब होता है आफ्ताब, राइजिंग सन।
तो मैं खुश नसीब हूँ, बात मैं कर रहा हूँ कि मुझे इस पेशे को अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, खुदा ने मुझे दिया और मैं इस काम को अपने कर पा रहा हूँ। अपने आप में मुझे बहुत खुशी होती है अपने बच्चों के साथ में काम करने के बाद। बहुत बहुत अच्छी बात है। और आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद। तो आपने अपनी कार्य प्रणाली में, अपनी शिक्षण प्रणाली में आप किस प्रकार का आप बदलाव लेकर आए हैं, किस तरह से आपने अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव किया है? और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या क्या चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं? मैम, जैसे आपने कहा पुरस्कार जिम्मेदारियां ही लेकर आता है और पुरस्कार से आपके कार्यों की चर्चा भी होती है, उससे आपके लोग कार्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से मुझे पुरस्कार के रूप में जो जिम्मेदारी मिल रही है उसको बखूबी निभाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारा छोटा सा जो आप लैब देख रही है मेरे सामने जो पड़ा हुआ है, इसमें पर्सनल रिपोर्ट्स ज़्यादा हैं। अपने सैलरी का भी मैं कुछ हिस्सा लगा लेता हूँ कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं रूरल एरियाज में, वह लोगों के अंदर एक जहन में जो बैठा हुआ है कि हमको परिषदीय विद्यालयों में नहीं जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे। तो मैं आज की डेट में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो सम्रांत जो लोग हैं उनके घर से भी हमारे स्कूल में बसते आ रहे हैं। 22,000 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। हमारा क्लास जो 6 है उसमें यहाँ पर नामांकन 129 बच्चे क्लास 6 में 2 सेक्शन चलाया जा रहा है, 446 का पूरा नामांकन है। तो दिन पे दिन जो हमारे यहाँ जो संख्या बढ़ रही है, कहीं न कहीं हमारे जो अभिभावक हैं, जो हमारे इस ग्रामवासी लोग हैं, हमारे ऊपर श्रद्धा, एक विश्वास से ओतप्रोत है, विश्वास उनका बढ़ा हुआ है। और जो चैलेंजेस है वो बच्चों का जो अटेंडेंस है उसको लेकर के कि जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो इरेगुलर होते हैं। तो मैं एक मुहिम चलाया था कि आखिर बच्चे इरेगुलर क्यों हैं। मैंने एक्स्ट्रा रिसर्च किया तो ये पता ही चला कि कुछ ऐसे गार्जियंस हैं जो अपने घरेलू कार्यों में लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो मजदूर वर्ग के बच्चे, उनके पेरेंट्स जो है मजदूरी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो घरेलू कार्यों में लगा लेना, उनका अटेंडेंस में थोड़ा सा कहीं बाधा आया, लेकिन वह धीरे मैंने बच्चों से कहा कि अगर आप 10 बजे खाली होते हैं अपने कार्यों से तो 10 बजे अपने स्कूल में आप एंट्री लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चैलेंजेस रहा। और हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नो डाउट कि हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनका जो एक लेवल है इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा फिट नहीं है और उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। फिर भी हम कहीं चाहेंगे कि अगर विद्यालय में और भी जो चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे लैब है, चाहे आपका ICT से टूल्स है, ये सब चीज़ें अगर बहुत अर्ली हो जाता है तो और हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे और कर भी रहे हैं। मैं आपके स्टूडेंट से मिली, स्पेशली जो यहाँ पे जो बालिकाएं हैं उनसे मैं मिली और मैंने देखा कि जैसे आप पैशनेट हैं पढ़ाई को लेके, वैसे वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, पैशनेट हैं पढ़ाई लिखाई को लेके। और मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया, हालांकि ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि पढ़ाई लिखाई में ही ऐसी ताकत होती है, शिक्षा में ऐसी ताकत होती है कि जीवन के सारे दुखों को वो दूर कर देती है और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। तो यहाँ पर कुछ बालिकाएं थी, उन्होंने कहा कि उनको फोर्सेस में जाना है, कोई आर्मी में सर्व करना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी मैंने कुछ विजुअल्स देखे थे, आपने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया था इंडिपेंडेंस डे पे, जहाँ पे सारी लड़कियों ने फौज की ड्रेस पहनी हुई थी। तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए और उसके पीछे उस प्रोग्राम को करने के पीछे आपकी क्या मंशा थी, इसके बारे में हमें बताइए। जी मैम, बच्चों के बीच में एक पेट्रियोटिक प्ले कराया गया था और जो बच्चे जो ड्रेसअप में थे वो बच्चों का जो ड्रेस था, हमारे जो पुराने मित्र हैं वो राम जगत मदेशिया जो हमारे साथ में पढ़े थे, उन्होंने ये बच्चों को सर्व किया था। सारे ड्रेसेस उनके द्वारा दिए गए थे, वो व्यवसायी हैं। तो समुदाय का भी हमारे प्रति जो है श्रद्धा बढ़ी हुई है, समुदाय भी हमारा हर तरह से सहयोग कर रहा है। पीछे मंशा ये था कि लोग अक्सर ये देखते हैं कि बच्चों को फौज में, लड़कों को ये डिस्क्रिमिनेशन अपने परिवार में ये करते हैं लोग कि नहीं हमारा लड़का फौज में जाए, लड़कियों में रूरल एरियाज में सब देखने को बहुत कम मिलता है। तो मैं बच्चियों को मैंने ड्रेस सब उनको दिया और मैं कहा कि आप लोग ड्रेस घर ले जाएं और अपने माता पिता के साथ में ड्रेस को पहन करके फोटो खींचे आएंगे। और मैं अगले दिन बताना चाहूँगा, मैडम जब बच्चियाँ आई तो सीधे वो कहें कि मैं जो सर मेरे अंदर जो आग लगा है वो मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ और मैं फौजी बनना चाहती हूँ। तो बच्चों के अंदर एक ललक है, वो चाहती हैं कि हम देश की सेवा एक टीचर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, एक फौजी के रूप में करें। तो एक उनके अंदर भाव जागृत करने का मेरा एक पीछे उसका पर्पस था, उद्देश्य था।
और आप साथ देख सकते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ बंदूकें यहाँ पड़ी हैं। तो बच्चों को अभी से मैं ट्रेन कराता हूँ, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं, हम जो हमारा एक जो आर्मी का एक आया था अग्निवीर कॉन्सेप्ट आया था कि बच्चों को अग्निवीर 4 साल के लिए किया जाएगा। तो मैं ये सोचा कि क्यों नहीं अभी से बच्चियों को ट्रेंड किया जाए, बच्चों को ट्रेंड किया जाए, और उन लोगों को अभी से उस तरह से उनको ट्रेनिंग अगर मिलता है तो आगे चल करके वो 11th के बाद इंटर के बाद वो जॉब को पा लेंगी, और कम से कम उनका एक अर्निंग का स्रोत हो जाएगा, फैमिली का सपोर्ट हो जाएगा। मेरे ध्यान में अभी से है कि बच्चों को रोजगार पर शिक्षा दिया जाए, उनके पीछे एक उद्देश्य है कि बच्चे स्वावलंबी बने। तो ये मेरा उद्देश्य रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों की शिक्षा पर तो आप जोर देते ही हैं, साथ ही साथ जो बालिकाओं की शिक्षा है उस पर आप पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। इनफैक्ट हमारे देश में अगर आप देखिए तो गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा, हालांकि अभी बहुत कम हुआ है। अब लोग लड़कियों के भी पढ़ा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, चाहते हैं कि उनकी लड़कियां आगे पढ़ें लिखें, आगे चलकर वो कुछ अच्छे प्रोफेशन में वो आए, उनका एक अच्छा करियर अपना सेटअप करें। लेकिन गांव की पृष्ठभूमि होने के कारण यहाँ पर मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स को समझाना कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, स्पेशली अपनी लड़कियों को स्कूल भेजिए, घर का काम नहीं कराइए पर लड़कियों को आप स्कूल भेजिए, ये कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए, मैं ये जानना चाहती हूँ। जी मैम, ये अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चियों को 9th के बाद या कह लीजिए 8 के बाद अगर उनसे पेरेंट्स से बात की जाती है तो उनके जहन में बस रहता है कि हमको इनकी शादी करनी है। वो चिंता ये करते हैं कि हमको शादी करनी है, कि बच्चों को जल्दी से शादी कर, लड़कियों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो मैं बच्चियों को लेकर के और उनके पेरेंट्स को लेकर के हमेशा एक छोटा सा कैंपेन चला करके, चाहे वो चौपाल गांव में लगाना हो, चाहे संडे विजिट हो, चाहे उनके घर पे खुद जाना हो, मैं विजिट करता हूँ। और ये मैं कहता हूँ कि अगर आपकी लड़की पढ़ लिख लेगी तो वह अगर जॉब को पा लेती है तो कहीं न कहीं आपका जो एक बोझ है जो शादी का वो दूर हो जाएगा, और शादी करने वाले लोग आपके यहाँ दस्तक देंगे। तो ये दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि अभी हमको आप लड़की के बारे में, शादी के बारे में सोचना है। पहले आप उसके एजुकेशन के बारे में सोचिए, उसके मानसिक विकास के रूप में सोचिए, उसके शारीरिक विकास के बारे में सोचिए। तो ये चैलेंज रहा है, अभी भी रूरल एरियाज में ये सब सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि मुझे अपनी लड़की की शादी के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर मैं तैयारी करा रहा था एनएस का, जो नेशनल मिस कम्युनिटी स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, उसमें से 26 बच्चे जो है पास आउट हुए थे, जिनको आगामी 4 वर्षों तक उनको 12 धनराशि मिल रही है। उसमें बताना चाहूँ सबसे ज्यादा बच्चियां हमारी पास हुई थी, और आज बच्चियां हमसे जब मिलने आती हैं तो ये कहती हैं कि सर हमारी शादी हम अपने पैसे से करेंगे। वो कहती है कि मैं अपनी शादी अपने पैसे से करूँ, माता पिता को इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगी। तो ये मुझे लग रहा है कि जो मैं कुछ कर पा रहा हूँ, जो उनके अंदर एक जो आग लग रही है, एक जज्बा पैदा हो रहा है कि मुझे अपनी शादी स्वयं करना है, माता पिता से 1 भी रुपया नहीं लेना है। तो ये कहीं न कहीं ये जो सोच है मुझे जो डेवलप हुआ है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्योंकि हमारे समाज में मैंने देखा है कि लोग पैसा जमा करते हैं लड़की की शादी के लिए कि आगे चलकर हम उसको दान दहेज दे सकें, लेकिन अब आप लड़कियों को, बालिकाओं को पढ़ा लिखा कर इतना सशक्त बना देंगे कि वो अपने डिसीजंस खुद वो इंडिपेंडेंटली ले सकती हैं और आगे चलकर अपने भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। तो आप उनको इतना ज्यादा, मुझे लगता है एजुकेशन उनके जीवन में जब आता है तो एक तो अंदर से तो कॉन्फिडेंस आता ही है, उनका हौसला बढ़ता है, आगे चल के एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक तौर पर वो जब स्वावलंबी बनती हैं तो वो एक अलग बात ही होती है, उसकी बात ही अलग होती है, और वो अपने डिसीजंस वो खुद ले सकती है। तो जाहिर सी बात है कि आप इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आपने जो हमारा जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, उसके बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ पर आदर्श विद्यालयों की स्थापना की, और वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे नई नई बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, और बच्चों को बढ़िया बढ़िया क्लासरूम्स में पढ़ाया जा रहा है, उनके पास लैब्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो आप चाहेंगे कि इस तरह का उत्तर प्रदेश में भी कुछ इंट्रोड्यूस हो? हाँ बिल्कुल मैम, उस दिशा में काम भी हो रहा है। हमारी जो यूपी की गवर्नमेंट है वो काफी सपोर्ट भी करे ICT क्लासेस के ऊपर। अभी हमारे जो माननीय CM साहब हैं, उन्होंने 5 सितंबर के दिन लैपटॉप टैब और ICT क्लासेस के जो है इस तरह की बात कही है, और दिया भी जा रहा है। तो इसमें कुछ और भी इन्हांस करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं कि जो स्कूल्स हैं, अक्सर वो बच्चों के सामने इस तरह का पुरुष करके अपने बच्चों को अपने ग्रिप में ले रहा है कि हमारे यहाँ ये सब के क्लासेस हैं, इस तरह का ICT क्लासेस टूल्स हैं, यहाँ आइए। तो हम लोग की इच्छा है कि इस तरह के क्लासेस होने चाहिए,
जिससे बच्चों का, क्योंकि कुछ ऐसे भी चैप्टर्स होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट हम बच्चों को विजुअली दिखा करके ही उनका कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर हमको ब्रेन पढ़ाना हो तो ब्रेन का हम फिगर को ड्रा करने में टाइम हमको लगेगा, लेकिन हमको अगर हमको हमारे पास वो टूल्स हैं तो उनको दिखा करके बच्चों को हम ब्रेन के सभी पार्ट्स को दिखा सकते हैं। तो इस तरह का हमारे स्थापना होनी चाहिए, वो भी रहा है, इसमें नो डाउट कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। तो हम धन्यवाद आपके द्वारा हम ज्ञापित करना चाहते हैं सरकार की कि इसमें हम लोग भी आगे होंगे। और दूसरी बात मैम, बिल्डिंग हमारी चमकीली हो, खूब स्मार्ट हो, ये बहुत मायने नहीं रखता है। हमारे क्लासरूम कितना डेडिकेटेड है, हमारे बच्चे कितना डेडिकेशन में से पढ़ते हैं, हम बच्चों को क्या डिलीवर कर रहे हैं, कितना बच्चे उसको ग्रैब कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो हमारे बच्चे स्मार्ट हो, इसके लिए हम सबका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, उसके प्रति हमारा एफर्ट्स होना चाहिए, और हम लोग कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। जैसे आज शहरों में अगर आप देखिए तो शहर के बच्चे फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, उनको कंप्यूटर्स भी बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल्स में मैं देख रही हूँ कि क्लास 1 से बच्चों का कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा जोर है। हालांकि मैंने देखा है कि यहाँ गांव के जो बच्चे हैं वो साइंस में, मैथ्स में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश में वो थोड़ा पिछड़ जाते हैं, कंप्यूटर्स में पिछड़ जाते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो साइंस के जो ओरिजिनल वर्क हैं, ये हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने भी कहा था कि साइंस के जो ओरिजिनल वर्क है वो अंग्रेजी में है। तो आपको कितना लगता है अंग्रेजी कितना बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर आपको उसको किस प्रकार से आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों में आप उसको किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि जब जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं वो नो डाउट वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी निकाल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी में पिछड़ जाते हैं। तो इस गैप को आप कैसे भरिएगा? मैम, मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ वर्षों पहले हमारे प्रत्येक नया पंचायत में एक ऐसे विद्यालय को सेट किया गया था जिनका ये प्राइमरी सेक्शन से लेकर के उनको इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों में कन्वर्ट किया गया, जिसमें हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम से है। लेकिन एक समस्या आती है मैम कि अगर हम डायरेक्ट बच्चे को क्लास 6 से इंग्लिश का सारे चैप्टर्स सारे बुक्स अवेलेबल करा देते हैं तो वह कहीं ना कहीं बच्चे को वह चीजें उतना वो समझ में नहीं आती है, उसको रीडिंग करने में दिक्कत आती है। तो ये क्लास फर्स्ट से ही अगर बच्चे को इंग्लिश का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाए, उस तरह के टीचर्स को ट्रेनिंग दिलाया जाए तो कहीं ना कहीं और बेहतर। नो डाउट कि हमारा जो इंग्लिश है वह इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन NEP में थ्योरी बेस्ड लैंग्वेज की बात कही गई है, तो उसको ट्रेनिंग समय समय पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम चलाया जाए, टीचर्स को ट्रेन कराया जाए, और जो बुक्स हैं क्लास 6 से न करके क्लास फर्स्ट से ही टीचर्स को और बच्चों के लिए जो बुक्स है अवेलेबल कराया जाए, जो सारा मीडियम इंग्लिश में हो। क्योंकि अचानक क्लास 6 में बच्चों को, 7 के बच्चों को, 8 के बच्चों को अगर हम कोई बुक्स अवेलेबल करा देते हैं जो इंग्लिश मीडियम का हो, तो बच्चों के लिए वह कहीं ना कहीं वो ड्रॉप आउट का भी कारण बन सकता है जी। तो ये मामला हो रहा है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को क्लास 6 में, 7, 8 में, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमको जो बुक चाहिए वो हिंदी में चाहिए, उनको हिंदी में ज्यादा समझ में आता है। तो लैंग्वेज तो प्रॉब्लम हो ही जा रहा है कहीं ना कहीं, तो इसके लिए हम सब मिल करके ही इसका समाधान हम लोग कर पाएंगे। आपने अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात किया, तो किस तरह का प्रभाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पड़ रहा है ग्रामीण क्षेत्र में? आप इसके बारे में कुछ हमें बताइए। जी मैम, NEP को लेकर के बताना चाहूँगा कि जिस तरह से उसमें कहा गया है कि जो हमारा क्लास 1, 2, 3 के जो क्लासेज हैं उनमें लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ निपुण का जो प्रोग्राम चल रहा है कि जो हमारा जो टारगेट है, हमारे जो स्कूल का जो टारगेट है वह दिसंबर तक इसको पूरा कर लेना। हमारे बच्चे जो क्लास फर्स्ट में, सेकंड और थर्ड में जो बाल वाटिका के जो लक्ष्य है, टारगेट है, तो उसमें लैंग्वेज के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर ये जोर दिया गया है कि बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल करके यही बच्चे जब प्रारंभिक कक्षाओं में अपनी दक्षता को पूरा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका विद्यालय से ड्रॉप आउट होने लगता है और बच्चे आगे चलकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर इसी लेवल पे उन बच्चों को स्ट्रांग बना दिया जाए तो वो बच्चे आगे चल करके जो कक्षाएं हैं, जैसे क्लास 4 हुआ, 5th हुआ, 6th में, वो बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। बाकी चीजें जो कॉम्प्लेक्स स्कूल की बात कही गई है NEP को लेकर के, कि NEP में बहुत उल्लेख किया गया है
कि बच्चों को हम ऐसे स्कूलों को हम लोग डेवलप करेंगे जो कॉम्प्लेक्स स्कूल, यानी एक लोकेलिटी के जो कोई स्कूल है जो बच्चे जहाँ पे का मैं वहाँ एक जगह गैदर होंगे, उस तरह की फैकल्टी बनेगी। वहाँ अगर कोई इस तरह का इनोवेशन है तो एक जगह से वो पूरे बच्चों को प्राप्त होगा। तो इस तरह की दिशा में काम अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी दिशा में छोटा सा प्रयास हम लोग के द्वारा जो हुआ है ये न्याय पंचायत लेवल पे, कि जो हमारे प्रत्येक माह जो माननीय महानिदेशक महोदय के द्वारा जो प्रत्येक माह का KPI आता है, तो उसमें हम लोग न्याय पंचायत स्तर पे हम लोग बैठकें करते हैं जिसमें पूरे संकुल के टीचर इकट्ठा होते हैं और प्रत्येक स्कूल से जो इनोवेशंस होते हैं, जो कार्य होते हैं, वह शेयर किया जाता है और उसको अपने विद्यालय में उसको लागू करने का प्रयास किया, जिससे अन्य टीचर्स भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कहा था कि हैप्पीनेस करिकुलम जो बच्चों के मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए ज़रूरी है, उसको 2021-22 में, अप्रैल 2021-22 में लागू किया जाएगा। उनके स्टेट इंचार्ज ने ऐसा कहा था। तो हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वो आपके स्कूल में लागू हुआ है या नहीं हुआ है? अभी मैम उसके बारे में जो सोशल मीडिया के द्वारा देखा गया कि उसके सारे जो मॉड्यूल्स जो हैं वो बन रहे थे, और अभी तो बहुत सारे बुलेट अभी हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है किस तरह से उसको लागू करना है। बाकी चीजें जो अपने स्तर से जो हम लोग कर पाते हैं, जैसे हैप्पीनेस का सीधा मतलब है कि जो बच्चा आए उसके अंदर एक वो खुशी आए विद्यालय में, वह कहीं बर्डन न समझे, बाइक को बर्डन न समझे, किसी भी टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है तो उसको बर्डन न लगे, इंजॉयफुली वह बच्चा इंजॉय करे स्कूल में और खेल में वो सीखे। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग अपने प्रेयर असेंबली में लेकर के, चाहे वो हमारे जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उसको हम लागू करके बच्चों के बीच में रख रहे हैं और बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। जाहिर सी बात है कि आप इतने अच्छे टीचर हैं, आपके स्टूडेंट्स भी आपको फॉलो करते हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। आप उनको पूरी तरह से ट्रेन कर रहे हैं। वो सिर्फ कोर्स की किताबें नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी वो अभी से ही कर रहे हैं। आप उनको सामान्य ज्ञान पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं पढ़ाते हैं जो आगे चलकर उनको शायद बड़े बड़े एग्जाम्स जो होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, PCS, इन सब के लिए आप उनको तैयार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता है कि मुझे ये पर्सनली फील हो रहा है, आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर थोड़ा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? जैसे बारिश हुई तो कई सारे बच्चों से मेरी बात हुई, अब तो सड़कें बन गई हैं लेकिन कई जगह कच्ची सड़क भी है तो उनको आने में दिक्कत होती है। हालांकि आपका स्कूल परिसर बहुत साफ सुथरा है, बट फिर भी आपको नहीं लगता कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा तो बच्चे आपके और भी ज़्यादा बेहतर एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे? क्योंकि देखिए ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो हमेशा बेहतर की तरफ थोड़ा ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा डेवलप करना चाहिए? जी मैं बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं शुरू में ही बताया कि 22,000 बच्चे पढ़ने आते हैं अभी तक, और हमारे पास जो रूम्स हैं तो अभी तो मैं कह सकता हूँ कि पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से संख्या हमारी दिन पे दिन बढ़ रही है, विभिन्न गांव के जो बच्चे आ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा 10 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के बच्चे पढ़ने के लिए अपनी साइकिल 150 से 200 साइकिलें लगती हैं यहाँ पे। तो साइकिल रखने के लिए बहुत दिक्कत होती है कि कहाँ हमारे पास कैंपस तो उतना है नहीं, परिसर भी हमारा बहुत छोटा है। आप यहाँ के जिलाधिकारी को कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ के जो उच्च शिक्षा के जो अधिकारी हैं उनसे कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल कहूँगा कि अगर मेरी बात को आपके द्वारा पहुँच रहा है तो मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में कम से कम जो हमारी पुरानी जो बिल्डिंग है जो जर्जर हो चुकी है उसको गिरा दिया जाए, क्योंकि जर्जर का मतलब हुआ कि अगर उसके जगह पर रिप्लेस करके अगर 2-3 फ्लोर की और स्टोरेज बनती है तो हमारे बच्चे वहां शिफ्ट हो जाएंगे। छोटे थोड़ा सा मतलब गैदरिंग बच्चे हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब रोशनी नहीं मिल पा रही है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो सब चीजें, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ ये सब चीजें हैं। और इसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ कि बच्चे हमारे यहाँ उस गर्मी में भी बैठने के लिए विवश है, इस बात के हमको एजुकेशन बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि 18-22 साल के जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो एजुकेशन के लिए आ रहे हैं। तो अगर वो उसको गिरा करके, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है PMCD में सिलेक्टेड है, PM जो स्कीम चला है उसमें सिलेक्टेड है, लेकिन अब तक उसमें अभी आगे क्या हो रहा है देखने वाली बात है। लेकिन उसके जगह पर उसको रिप्लेस कर दिया जाए, उसको कई स्टोरीज बना दिया जाए तो बच्चों के लिए पर्याप्त हो जाएगा और हमारा कैंपस
जिसमें साइकिलें नहीं रख पा रहे हैं बच्चे, वहाँ साइकिल रखने की जगह मिल जाएगा। क्योंकि आप देखी होंगी कि अभी हमारे पास 150 से 200 साइकिलें लगी रहती है, निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो यह मैं चाहूंगा कल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा इसमें सुदृढ़ हो जाए तो विद्यालय में और कुछ बेहतर हो सकता है। समाज में हम और बहुत सब चीजें कर, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल लोग जाते हैं तो अपने स्कूल की बिल्डिंग दिखाते हैं, अपने लैब को दिखाते हैं, अपने ICT क्लासेस को दिखाते हैं, अपने मतलब कितने हमारे कंप्यूटर्स है वो दिखाते हैं। तो हम भी ये दिखा सकते हैं। बिल्कुल, मेरा भी यहाँ के जिलाधिकारी से, यहाँ के उच्च शिक्षा अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग आगे आइए, स्कूल को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दीजिए। आपसे एक मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आप वर्तमान सरकार से किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा करते हैं? मैं मांग तो हर व्यक्ति मांगता है कुछ न कुछ। तो मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यालय को थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर मतलब टीचर्स मिल जाए और थोड़ा सा हमारे विद्यालय को और सुदृढ़ कर दिया जाए, अगर ये संभव है। बस और कुछ नहीं, बाकी चीजें बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो गांव का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग हमारे प्राइवेट सरकारी स्कूल दिखाई दे रहा है। इतना खूबसूरत गांव, पूरे गांव में कोई बिल्डिंग नहीं होगी जितना हमारा सरकारी स्कूल का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। तो सरकार हमारी बहुत अच्छा कर रही है स्कूलों को लेकर। क्योंकि पहले हम देखते थे स्कूलों को टाइल्स नहीं हुआ करते थे, अब बच्चे टाइल्स से बैठते हैं, बच्चों के लिए अच्छा पानी है, सब चीजें हैं और सब चीज, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। और बस यही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ और भी चीजें हो सकती है। क्योंकि हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है वो बच्चे अभी भी चटाई पे बैठते हैं, जूनियर का जो सेक्शन है वो हमारे बच्चे तो बेंच पे बैठते हैं। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये सोच आती है कि क्यों नहीं हम भी कब बैठेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, है ना? वो माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है। तो आपके इस मोटिवेशन के पीछे, सक्सेस के पीछे, आप जो इतनी मेहनत करते हैं, वो कौन है? मेरी माँ जो अभी दुनिया में नहीं है जी। जिन्होंने मुझे, अभी मैं बताना चाहूँगा, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह 4 बजे सुबह में जगाना और डांटना कि मैं 5वीं पाठ पूछूंगी, 6वीं पाठ पूछूंगी। और मुझे खुद नहीं मालूम था कि वो उनका डांट से मुझे ये लगता था कि मुझे यह याद करना है। अभी दुनिया में नहीं है, आपकी दुआ से। और मैं चाहूंगा कि उनके लिए आप प्रार्थना करें, जहाँ भी वो जन्नत में रहे, उनकी दुआ से। मैं जो भी कुछ उनकी दुआ से हूँ उनके, क्योंकि मुझे कब फीस देना है टीचर्स को, कब स्कूल में क्या क्या करना है, उनको मुझसे ज्यादा उनको चिंता रहती थी। तो मुझे इस बात में बड़ा खलता है कि मैं जब जाम में आया तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, दुनिया को विदा कर चुके थे। लेकिन उन्होंने जो मेरे लिए बलिदान दिया है मैं जीवन में नहीं भूल पाऊंगा और किसी को नहीं भूलना चाहिए। माँ का जो कहा जाता है, माँ जन्नती दरवाजा है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो मैं बदनसीब हूँ कि मेरी माँ नहीं है दुनिया में। अगर वो रहती तो मेरी आज खुशियाँ और ये सभी चीजें ऐसी मैंने देखती तो शायद उनको और अच्छा लगता है। खुशी जी, आज वो जहाँ कहीं भी है वो बहुत खुश होंगी और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा ही बना रहेगा। मुझे लगता है कि आपकी माँ का ही आशीर्वाद है, आपकी मेहनत है जो आपको यहाँ तक लेके आया हुआ है। खुशी जी से हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से अगर आपके अंदर जुनून है, पैशन है और कमिटमेंट है तो आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं और अपने से जुड़े हुए लोगों को उनका भविष्य बदल सकते हैं, उनका भविष्य निर्माण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुर्शीद जी, हमसे जुड़ने के लिए, लाइव यूपी न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि अगली बार मैं जब आऊँ तो आपके स्कूल में और भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हो और ये स्कूल हमारे पूरे क्षेत्र में एक एग्जाम्पल सेट करे। बहुत बहुत धन्यवाद खुर्शीद जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।